हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होने तरह अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे थे UGC नेट के प्रीवियस के क्वेश्चंस राजनीति विज्ञान से। आज हमारा है दिसंबर 2021 का और जून 2022 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपको यदि वीडियो यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, कार्ल मार्क्स द्वारा दी गई मानव विकास की अवस्था को व्यवस्थित कीजिए। इन्होंने सबसे पहले बताया था आदिम समाज, उसके बाद दास समाज, फिर सामंती समाज थर्ड नंबर पर, फोर्थ पर बोला था इन्होंने कि पूंजीवादी समाज होगी और फिर उन्होंने बोला पांचवें में साम्यवादी समाज होंगी। मार्क्स के अनुसार सभी सामाजिक, राजनीतिक एवं बौद्धिक संबंध, सभी धार्मिक, कानूनी पद्धति, सभी बौद्धिक दृष्टिकोण जो इतिहास के विकास क्रम में जन्म लेते हैं, वे सब जीवन की भौतिक अवस्था से उत्पन्न होते हैं। अपने विचार क्रम को स्पष्ट करते हुए मार्क्स कहते हैं कि उत्पत्ति के सिद्धांत का निरंतर विकास होता रहता है। मार्क्स ने विचार के क्रम की 6 अवस्थाओं का वर्णन किया है, जिसका क्रम इस प्रकार है: आदिम समाज, दास समाज, सामंती समाज, पूंजीवादी समाज, श्रमिक वर्ग के अधिनायकत्व की अवस्था और साम्यवादी समाज। नेक्स्ट आते हैं केनेथ वाल्टर्स। कौन थे जो केनेथ वाल्टर्स हैं? ये नव यथार्थवादी से संबंधित हैं। केनेथ वाल्टर्स एक नव यथार्थवादी विचारक हैं। इन्हें नव यथार्थवाद का प्रतिपादक माना जाता है। केनेथ वाल्टर्स यथार्थवाद का विश्लेषण अंतर्राष्ट्रीय संरचना के आधार पर करते हैं। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संरचना की प्रकृति को संश्लेषित करते हुए कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संरचना अराजकतापूर्ण है। अराजकतापूर्ण व्यवस्था का आशय हिंसात्मक, ध्वंसात्मक अवस्था से नहीं है, अपितु अराजकतापूर्ण अवस्था का आशय उस मान्यता से है जिसमें राष्ट्र राज्य के व्यवहार को नियंत्रित करने की कोई केंद्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं होती। वाल्टर्स की प्रमुख रचना इस प्रकार हैं: थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1979 में आई थी। मैन द स्टेट एंड वॉर 1959 में आई। नेक्स्ट है 6 ग्लोरियस एम्पोज ऑफ इंडियन हिस्ट्री नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? VD सावरकर के द्वारा लिखी गई है। 6 ग्लोरियस अप्रोच ऑफ इंडियन हिस्ट्री नामक जो इतिहास की पुस्तक है, उस पुस्तक के लेखक VD सावरकर हैं। इस पुस्तक के 6 भारतीय राज्य मौर्य, पुष्यमित्र, विक्रमादित्य, मालवा का यशोधर्म, मराठा एवं स्वतंत्रता के बाद के भारत का वर्णन किया गया है। सावरकर की अन्य पुस्तकें इस प्रकार हैं: इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 जो कि 1909 में लिखी गई थी। हिंदुत्व हु इज़ अ हिंदू ये 1923 में लिखी गई थी। एंड द स्टोरी ऑफ माई ट्रांसपोर्टेशंस फॉर और लाइफ ये 1950 में आई थी। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट द्वारा लिखी गई नहीं है? तो इन्होंने लिखी है, पहले आती हैं अ वेंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। नेक्स्ट आती हैं अ वेंडिकेशंस ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन भी इनके द्वारा लिखी गई है। थॉट्स ऑफ अ एजुकेशन एंड डॉटर्स ये भी इनके द्वारा लिखी गई है, लेकिन डिस्कोर्स ऑन एजुकेशन इनके द्वारा लिखी गई नहीं है। ये जॉन एडम्स की पुस्तक है। डिस्कोर्स ऑन एजुकेशन नामक पुस्तक जॉन एडम्स की है, जबकि जो अन्य पुस्तकें हैं वो मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट के द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। नेम ऑफ कंट्रीज और सिटीजन चार्टर्ड इम्प्लीमेंटेशंस ईयर लिखने हैं। चलिए हम इसको हिंदी देखते हैं। पहले आता है कनाडा। इसको 1995 के द्वारा लागू किया गया था, 1995। भारत 1997, मलेशिया 1993 और फ्रांस को 1992 के द्वारा। कनाडा 1995, भारत 1997, मलेशिया 1993 और फ्रांस 1992 के द्वारा इनको लागू किया गया था। नेक्स्ट आते हैं बिम्स्टेक का स्थायी सचिवालय कहाँ पर है? तो बिम्स्टेक का जो स्थायी सचिवालय है वो ढाका में स्थित है। बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन जिसका मूल नाम है, यह एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है तथा बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित इसके सदस्य हैं, जो कि क्षेत्रीय एकता का प्रतीक है।
वर्तमान में इसके 7 देश सदस्य हैं। बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड आदि शामिल हैं। इसकी स्थापना 1997 में बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से हुई थी। बिम्स्टेक का स्थायी सचिवालय ढाका, बांग्लादेश में स्थित है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। लेखक और उनकी पुस्तकें बतानी हैं। यहाँ देखते हैं हम कैरोडी इली, इनका संबंध है नेशनलिज्म से। हंस कोहन का संबंध है नेशनलिज्म एंड लिबर्टी से। आर म्योर का संबंध है नेशनलिज्म एंड इंटरनेशनलिज्म से। और वायट सी शेफर्ड का संबंध है नेशनलिज्म, मिथ एंड रियलिटी से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से सही सम्मिलित हैं बताइए। फर्स्ट ट्रैक डिप्लोमेसी ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संबंधित है। दूसरा प्रोजेक्ट मौसम ये राजीव गांधी से संबंधित नहीं है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा दिया गया है लुक ईस्ट पॉलिसी नरसिम्हा राव के द्वारा दी गई थी, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर एक्ट ईस्ट पॉलिसी ये मनमोहन सिंह के द्वारा लिखी गई है, तो ये सही हो जाएगा। तो कौन कौन सा सही है, फर्स्ट और लास्ट। फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी नरेंद्र मोदी जी से संबंधित है। लुक ईस्ट पॉलिसी का संबंध है नरसिम्हा राव से। एक्ट ईस्ट पॉलिसी का संबंध है नरेंद्र मोदी से। और प्रोजेक्ट मौसम का संबंध भी है किससे, नरेंद्र मोदी जी से। प्रोजेक्ट मौसम का संबंध किससे है, नरेंद्र मोदी जी से है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से भारत के नियंत्रक और महालेखा के बारे में सही नहीं है बताइए। पहला CAG सेवाएं हेतु वेतन एवं अन्य दशाएं संसदीय उपविधि के द्वारा अभी निर्धारित की जाती हैं, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा है कैग सेवानिवृत्ति के उपरांत आगे ना तो भारत सरकार के अधीन अर्थात ना ही किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी शासकीय पद के योग्य होगा, तो ये भी सही हो जाएगा। तीसरा है कि कैग कार्यालय के प्रशासनिक व्यय जो प्रशासनिक व्यय होते हैं भारत की संचित निधि पर भारित किए जाएंगे, तो ये भी सही हो जाएगा। चौथा है कैग संघ के लेखा व्यय से संबंधित प्रतिवेदन को संसद में प्रस्तुत करता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। संविधान की अनुसूची 151 के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदन को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है, जो उसे संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाते हैं, तथा राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जो उस राज्य के विधानमंडल में समक्ष रखवाते हैं। नेक्स्ट है तुलनात्मक लोक प्रशासन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही है बताइए। तुलनात्मक लोक प्रशासन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोक प्रशासन की संरचना, प्रक्रिया, व्यवहारिक भूमिका और प्रभाव पर संकेंद्रित होता है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा तुलनात्मक प्रशासनिक समूह वर्ष 1963 में गठित हुआ था, ये भी सही है। तीसरा है तुलनात्मक प्रशासनिक समूह अमेरिकी राजनीति विज्ञान एसोसिएशन द्वारा वित्त पोषित है, सी गलत हो जाएगा। डी कहता है कि FW रिंग्स तुलनात्मक प्रशासनिक समूह के अध्यक्ष इसके आरंभ से वर्ष 1970 के अंत तक थे, तो पहला सही मतलब डी सही हो जाएगा। सी को छोड़कर सभी सही हैं। तुलनात्मक लोक प्रशासन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोक प्रशासन की संरचना, प्रक्रिया, व्यवहारिक भूमिका एवं प्रभाव पर संकेंद्रित होता है। यह संस्कृति परिय और राष्ट्रीय परिय लोक प्रशासन की हिमायत करता है। तुलनात्मक लोक प्रशासन की वृद्धि से सबसे महत्वपूर्ण अकेला योगदान 1960 में दी अमेरिका सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आसपा 1939 में स्थापित की गई कमेटी के रूप में कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप समूह का रहा है। फेड रिंग्स लोक प्रशासन के तुलनात्मक उपागम के सबसे बड़े प्रतिपादक हैं। इन्हें तुलनात्मक लोक प्रशासन का पिता माना जाता है। यह एक दशक 1960 से 70 तक कैग के अध्यक्ष रहे। तुलनात्मक प्रशासनिक समूह को फोर्ड फेडरेशन से वित्तीय सहायता प्राप्त थी। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है बताइए। पहला रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा
बे वर्ष 1893 में शिकागो धर्म संसद में भाग लेने के लिए गए थे, तो बी भी सही हो जाएगा। बे कभी अमेरिका नहीं गए थे, गलत है, अमेरिका ही गए थे। बे कहते थे कि मनुष्य सभी पशुओं से श्रेष्ठ नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। और बे आर्य समाज के संपादक सदस्य थे, तो ये भी गलत हो जाएगा। सिर्फ ए और बी सही है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य 1997 में कलकत्ता के पास बेलूर में उन्होंने अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। सितंबर 1893 में उन्होंने, ये भी 1893 होगा है ना, 1893 में उन्होंने शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया और मेरे अमेरिकावासी भाइयों और बहनों से आरंभ किया प्रसिद्ध उद्बोधन द्वारा भारतीय आध्यात्म और वेदांत का बड़ी पटुता के साथ समर्थन किया, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व भर में उनकी ख्याति फैल गई। वे मनुष्य को सभी पशुओं से श्रेष्ठ मानते थे। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। नेक्स्ट आते हैं बी.आर. अम्बेडकर द्वारा लिखित निम्नलिखित पुस्तकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आती है, पहली पुस्तक है इनकी कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, पहली हो जाएगी। सेकंड है द प्रॉब्लम्स ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। थर्ड आती है इनहिलेशन ऑफ कास्ट और फोर्थ है थॉट ऑन पाकिस्तान। बी.आर. अम्बेडकर द्वारा लिखित पुस्तक का आरोही क्रम इस प्रकार है, कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ये 1917 में लिखी थी। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, ये 1923 में लिखी थी। इनहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में आई और थॉट ऑन पाकिस्तान 1940 में आई थी। नेक्स्ट आते हैं रॉबर्ट डहल के मतानुसार निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक संस्कृति में अभिविन्यास का प्रकार नहीं है। तो इन्होंने समस्या समाधान अभिविन्यास बताया था, राजनीतिक व्यवस्था अभिविन्यास बताया, सामूहिक क्रिया अभिविन्यास बताया, लेकिन लोक प्रबंधन अभिविन्यास के बारे में बात नहीं की थी। रॉबर्ट डहल के अनुसार राजनीतिक संस्कृति में 5 प्रकार के अभिविन्यास पाए जाते हैं। पहला समस्या समाधान अभिविन्यास, दूसरा सामूहिक क्रिया अभिविन्यास, तीसरा राजनीतिक व्यवस्था अभिविन्यास, चौथा दूसरों का अभिविन्यास और पांचवा है स्व अभिविन्यास। नेक्स्ट आते हैं अधिकारों के किस सिद्धांत में दावा किया गया है कि अधिकार अभिभोज्य होते हैं और इन्हें व्यक्ति से पृथक नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे अंतर्भूत होते हैं और इनकी पूर्ववर्तीता समाज और राज्य से पहले है। ये सिद्धांत है नैसर्गिक अधिकारों का सिद्धांत। नैसर्गिक अधिकारों का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार अविभाज्य होते हैं और इन्हें व्यक्ति से पृथक नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे अंतर्भूत होते हैं और इनकी पूर्ववर्ती समाज और राज्य से पहले है। प्राकृतिक अधिकारों के संबंध में लॉक का नाम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इन्होंने जीवन से स्वतंत्रता एवं संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना है, जो राज्य से पहले मौजूद थे। नेक्स्ट आते हैं पारिनारीवाद निम्नलिखित में से प्रमुख विशेषता थी, तो ये चिपको आंदोलन से संबंधित है। पारिनारीवाद का संबंध चिपको आंदोलन से है। चिपको आंदोलन 24 अप्रैल 1973 को उत्तराखंड के गढ़वाल संभाग के चमोली जिले के मंडल से शुरू हुआ। चिपको आंदोलन में उत्तराखंड की गौरी देवी और राजस्थान की अमृता देवी के अलावा कई अन्य महिलाओं का भी योगदान था। नेक्स्ट आते हैं उत्तर आधुनिकतावाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विचार सही है, बताइए। उत्तर आधुनिकतावाद से संबंधित है। उत्तर आधुनिकतावाद बहुलवाद को स्वीकृति प्रदान करता है, बी सही हो जाएगा। और उत्तर आधुनिकतावाद अधिख्यानों की आलोचना करता है, तो ये भी सही हो जाएगा, बी और सी सही हैं। उत्तर आधुनिकतावाद आधुनिकता के विरुद्ध प्रतिनिधि स्वरूप आया है। उत्तर आधुनिकतावाद बहुलवाद और अनिश्चित को स्वीकार करती है। उत्तर आधुनिकतावादी मेटा नैरेटिव को स्वीकार नहीं करती। मेटा नैरेटिव किसी विशेष ज्ञान की वैधता को स्वीकार करता है। यह सार्वभौमिक अंतिम सत्य को स्वीकार करता है और यह मानता है कि समस्त संसार निश्चित उद्देश्यों के लिए संचालित हो रहा है। उत्तर आधुनिकतावाद बहुत नैरेटिव को स्वीकार करता है, पॉली नैरेटिव को स्वीकार करता है। उत्तर आधुनिकतावादी विसंरचनावाद को स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट आते हैं मेकोंग गंगा सहयोग
MGC किसने प्रारंभ किया था? तो इसको प्रारंभ किया गया है अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। मेकोंग गंगा सहयोग AB वाजपेयी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। मेकोंग गंगा सहयोग एक क्षेत्रीय संगठन है। इसमें भारत और 5 आसियान देश म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम भी शामिल हैं। इसे 2000 में वियंतियाने लाओस में स्वीकार किया गया था। इसका उद्देश्य इन दोनों प्रमुख नदी घाटियों में रहने वाले निकट संपर्कों को सुविधाजनक बनाना है। यह भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का अभिन्न अंग है। इसका उद्देश्य डिजिटल कनेक्टिविटी और क्षमता निर्माण के माध्यम से विकास की खाई को कम करना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने तार्किक प्रत्यक्षवाद को नीति निर्माण और साधन साध्य संबंध के अध्ययन में सम्मिलित किया है? तो ये हो जाएंगे हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन ने तार्किक प्रत्यक्षवाद को नीति निर्माण एवं साधन साध्य संबंध के अध्ययन में शामिल किया है। साइमन कहते हैं कि सिद्धांत विकसित कर लेने से पहले किसी विज्ञान के पास अवधारणाएं होनी चाहिए। निर्णय निर्माण प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि है। कोई भी प्रशासनिक विज्ञान अन्य किसी भी विज्ञान की तरह शुद्ध रूप से तथ्यात्मक कथनों से सरोकार रखता है। विज्ञान के अध्ययन में नैतिक कथनों का कोई स्थान नहीं होता। नेक्स्ट है, स्थानीय निकायों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों को सुनने हेतु स्थानीय निकायों ओम्बुड्समैन स्थापित किया जाए। यह विचार किसका है? तो ये विचार दिया गया था द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा। स्थानीय निकायों पर द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 6वीं रिपोर्ट की सिफारिश इस प्रकार है। स्थानीय निकायों के पदाधिकारियों के खिलाफ मामलों की जांच करने के लिए स्थानीय निकाय लोकपाल को अधिकार दिए जाने चाहिए। प्रावधान को सम्मिलित करने के लिए राज्य पंचायत राज अधिनियम में संशोधन किए जाने चाहिए। स्थानीय निकाय लोकपाल को स्थानीय स्वशासन के पदाधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार और कुप्रशासन के मामले की जांच करने और कार्यवाही करने के लिए सक्षम अधिकारियों को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अधिकार होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है बताइए। तो इसमें कौन सा सही है ना। पहले आते हैं द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, गलत हो जाएगी, ये हन्ना एरेंट की नहीं है। जैक्स दरिदा द पोस्ट कार्ड से संबंधित है, सही हो जाएगा। फ्रंट फैनन का संबंध है द रिस्ट ऑफ द अर्थ से, तो ये भी सही हो जाएगा। बी और सी सही हैं। पुस्तक और उनके विचारक, पोस्ट मॉडर्न कंडीशन का संबंध है लियो टॉयट से। पोस्ट कार्ड का संबंध है जैक दरिदा से। रेस्ट ऑफ द अर्थ ये फ्रंट फैनन से संबंधित है और ह्यूमन कंडीशन का संबंध है हैनान एरेंट से। नेक्स्ट आते हैं, उदारवाद के तत्व निम्नलिखित में से कौन से हैं बताइए। तो उदारवाद से संबंधित है किसी व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास का अधिकार होना चाहिए, पहला सही है। दूसरा, मनुष्य तार्किक प्राणी है, ये भी सही है। यह संविधानवाद में विश्वास करते हैं, तो ये भी सही है। उदारवादी विचारधारा अत्यंत गतिशील और लचीली है। 18वीं सदी में इसका प्रभाव विद्यमान था तथा इसका निरंतर विकास हो रहा था। उदारवाद के प्रमुख तत्व निम्न हैं। इस विचारधारा को मानना है कि किसी व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास का अधिकार होना चाहिए। व्यक्ति स्वतंत्र, तार्किक और स्वायत्त है। यह संविधानवाद में विश्वास करते हैं। सरकार व्यक्तियों की सहमति और समझौते पर आधारित है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए हैं कथन कारण। कथन कहता है कि एकात्म मानववाद का दर्शन दीनदयाल उपाध्याय से संबंधित है, तो पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा, दीनदयाल उपाध्याय ने साम्यवाद को अस्वीकृत किया, जिसमें व्यक्तिवाद को विशाल हृदय विहीन यंत्र के भाग के रूप में कुचल दिया है, तो ये भी सही हो जाएगा। दोनों सही हैं, लेकिन आर्य की सही व्याख्या नहीं करता। दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक चिंतन में बहुत योगदान उनका एकात्मक मानववाद ही है। यह मानव जीवन की संपूर्ण सृष्टि के अटूट एवं पूरक संबंधों की व्याख्या करता है। इस संबंध की व्याख्या सर्वप्रथम 1945 में भारतीय जनसंघ के विजयवाड़ा अधिवेशन में किया गया था। एकात्म मानववाद व्यक्ति और समष्टि यानी व्यक्ति और समाज को परस्पर विरोधी और पृथक इकाई नहीं वरन एकात्म इकाई मानता है। यह व्यक्तिवाद पर नहीं बल्कि समुदायवाद पर आधारित दर्शन है। यह पूंजीवादी, व्यक्तिवाद एवं समाजवाद, साम्यवाद आदि विचार प्रणाली
आर्थिक संसाधनों के स्वामित्व पर केंद्रित है। वही एकात्म मानववाद मानव के आर्थिक जीवन के अतिरिक्त सामाजिक, राजनीतिक, पारिवारिक और आध्यात्मिक जीवन पर विस्तृत है। नेक्स्ट है लोहिया की उक्ति है। जो लोहिया हैं इनके द्वारा बताया गया है स्वतंत्रता और रोटी आपक्य है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, मानव समाज से विषमता उन्मूलन सप्त क्रांति में से एक है, तो ये भी सही हो जाएगा। यदि समाजवाद की व्याख्या 2 शब्दों में करनी हो तो ये शब्द हैं समानता और समृद्धि, तो ये भी सही हो जाएगा। तीनों सही हैं। चौथा देखते हैं, आधुनिक युग में समानता की इच्छा सदृश होने की इच्छा का रूप ले ली है, ना कि समानता का, तो ये भी सही हो जाएगा। ABCD चारों ही सही हैं। लोहिया के संबंध में उक्त कथन सही हैं। स्वतंत्रता और रोटी अप्रत्यक्ष है, पहला सही हो जाएगा। मानव समाज से विषमता उन्मूलन सप्त क्रांति में से एक है। लोहिया का समाजवाद मार्क्स एवं गांधीयन समाजवाद का मिश्रण है। लोहिया ने समाजवाद को संपन्नता और समता के संयोग के रूप में देखा है। आधुनिक युग में समानता की इच्छा सदृश होने की इच्छा के रूप में ले ली है, ना कि समानता का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राज्यीय जल विवाद सही ढंग से सम्मिलित है, बताइए। तो पहले आता है कावेरी जल विवाद। इसका संबंध है किससे? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक से, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, नर्मदा जल विवाद का संबंध है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से, दूसरा भी सही है। तीसरा, कृष्णा जल विवाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ये भी सही है। चौथा है तुंगभद्रा जल विवाद, ये तमिलनाडु और कर्नाटक से है, तो ये गलत हो जाएगा। ABC तीनों सही हैं। नदी जल विवाद और उनके राज्य, कावेरी जल विवाद का संबंध है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक से। नर्मदा जल विवाद का संबंध है महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से। कृष्णा नदी जल विवाद का संबंध है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से। अन्य नदी जल विवाद हैं जैसे रावी व्यास जल विवाद पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के लिए है। महदाई जल विवाद ये गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र से संबंधित है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथन कारण बताइए। कथन कहता है कि थॉमस जेफरसन इस बात पर अडिग थे कि केवल राजनीतिक कारणों से सरकारी कर्मचारियों को पदच्युत नहीं किया जाएगा, तो पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा, दुराचरण की सरकारी कर्मचारियों को पदच्युत करने का न्याय संगत आधार है, तो ये भी सही है। दोनों सही है, लेकिन आर्य की सही व्याख्या नहीं करता। थॉमसन जेफरसन इस बात पर अडिग थे कि केवल राजनीतिक कारणों से सरकारी कर्मचारियों को पदच्युत नहीं किया जाएगा, बल्कि कई अन्य कारण भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। दुराचरण ही कर्मचारियों को पदच्युत करने का एक न्याय संगत आधार है। नेक्स्ट आते हैं, भारत में गांधी के पहले आश्रम को चिन्हित कीजिए। गांधी जी ने जो पहला आश्रम बनाया था उसका नाम है कोचरब आश्रम। कोचरब आश्रम अहमदाबाद, गुजरात के निकट कोचरब में इस सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1947 में इसी साबरमती के पास से ले गए। कोचरब भारत में स्थित पहला आश्रम था। गांधी जी के अन्य महत्वपूर्ण आश्रम में आते हैं फिनिक्स सेटलमेंट, जो कि दक्षिण अफ्रीका में था, 1904 में स्थापित किया गया था। टॉलस्टॉय फार्म, ये ट्रांसवाल, दक्षिण अफ्रीका में था, 1910 में स्थापित किया गया था। सेवाग्राम आश्रम वर्धा, महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था 1936 में। नेक्स्ट आते हैं 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम सामंत अनिवार्य उपबंध निम्नलिखित में से कौन से हैं, बताइए। तो इसमें उपबंध करते हैं पंचवर्षीय चुनाव का और महिलाओं के लिए आरक्षण का। पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण नहीं है और नगर पंचायत भी से संबंधित नहीं है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम सामान्य अनिवार्य उपबंध इस प्रकार हैं। पंचवर्षीय चुनाव कराएगा। 3 स्तर पर सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव होगा। सभी स्तर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण होगा। सभी स्तर पर सदस्य और प्रमुख दोनों के लिए 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। पंचायती राज संस्थानों में चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की जाएगी। शैक्षिक प्रावधान है, पंचायत के किसी भी स्तर पर पिछड़ा वर्ग के लिए सदस्य एवं प्रमुख दोनों के लिए स्थानों का आरक्षण होगा। पंचायतों को वित्तीय अधिकार देना, अर्थात उन्हें उचित कर, पथकर, शुल्क आदि के आरोपण और संग्रहण के लिए प्राधिकृत करना। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास
प्रशासन का प्रमाणिक चिन्ह या हॉलमार्क नहीं है तो परिवर्तनोन्मुखी होता है, लक्ष्योन्मुखी होता है, परिणाम उन्मुखी होता है, लेकिन यथा स्थिति उन्मुखी नहीं होता। विकास प्रशासन शब्द का पहली बार प्रयोग एक भारतीय प्रशासक UL गोस्वामी ने वर्ष 1955 में छपे अपने लेख द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया में किया था। अमेरिकी विद्वान जॉर्ज ग्रांट को विकास प्रशासन का पिता कहा जाता है। विकास प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। यह लक्ष्योन्मुखी प्रशासन है, परिवर्तनोन्मुखी प्रशासन है, जनता की सक्रिय भागीदारी होती है और नवाचार प्रशासन है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। संकल्पना, विचार और उनके विचारक बताइए। पहली आती है समतावादी। समतावादी का संबंध है जॉन रॉल्स से। उदारवाद का संबंध है रॉबर्ट नॉर्जिक से। लोकप्रिय संप्रभुता का संबंध है जे रूसो से। और लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत दिया गया है कार्ल मैनहीम के द्वारा। समतावादी जॉन रॉल्स से संबंधित हैं। उदारवादी का संबंध है रॉबर्ट नॉर्जिक से। लोकप्रिय संप्रभुता का संबंध है जे रूसो से। और लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत कार्ल मैनहीम के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित आंदोलन पर विचार करते हुए उन्हें उनकी कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आते हैं चंपारण आंदोलन। ये 1917 में हुआ था। जो नक्सलवादी आंदोलन है ये तो 1967 में हुआ था। खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ था। और जो खिलाफत आंदोलन है इसको 1920 में स्थापित किया गया था। सबसे सही क्रम क्या होगा? चंपारण आंदोलन 1917, फिर खेड़ा आंदोलन 1918, खिलाफत आंदोलन 1920 और फिर आता है नक्सलवादी आंदोलन 1967। आंदोलन का सही क्रम है चंपारण आंदोलन 1917, खेड़ा आंदोलन 1918, खिलाफत आंदोलन 1920 और नक्सलवादी आंदोलन 1967। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है बताइए। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, इनका संबंध है हैटिंगटन एस से, तो पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्लासिक थ्योरी, ये दी गई है गैडिस जे के द्वारा, तो ये गलत है। द एंड ऑफ हिस्ट्री फुकुयामा एफ के द्वारा दी गई है, सही है। ग्रीन पॉलिटिकल थ्योरी ये गिडेंस ए के द्वारा दी गई है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ए और सी सही हो जाएंगे। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन ए हैटिंगटन एस ने दी है। द एंड ऑफ हिस्ट्री फुकुयामा एफ के द्वारा दी गई है। द ग्रीन पॉलिटिकल थ्योरी ये रॉबर्ट ई गुडविन के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पहले आते हैं क्रम विकास की अवधारणाएं और उनकी अवधि। सबसे पहले हैं प्रशासन का सिद्धांत दिया गया है 1927 से 1937 तक। चुनौतियों का काल ये 1938 से 1947 तक दिया गया है। राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन का सिद्धांत दिया गया है 1887 से 1926 तक। और पहचान का संकट दिया गया है 1948 से 1970 के बीच में। प्रशासन का सिद्धांत 1927 से 1937 तक। चुनौती का काल 1938 से 1947 तक। राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन का सिद्धांत 1887 से 1926 तक। और पहचान का संकट ये दिया गया है 1948 से 1970 के बीच में। नेक्स्ट आते हैं वेरियल एल्विन, किससे संबंधित हैं? जो वेरियल एल्विन है इनका संबंध है जनजाति अध्ययन से। वेरियल एल्विन का संबंध जनजाति अध्ययन से है। वेरियल ब्रिटिश मूल के भारतीय मानव विज्ञानी, नए विज्ञानी एवं आदिवासी कार्यकर्ता हैं। इन्होंने एक ईसाई मिशनरी के रूप में भारत में अपना कैरियर शुरू किया था। भारत सरकार ने इन्हें 1961 में पद्म भूषण 30 सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। इन्हें अपनी आत्मकथा द ट्राइबल वर्ल्ड ऑफ वेरियर के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में 1965 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था।
नेक्स्ट आते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता के विचार से क्या अभिप्राय है। जो सकारात्मक स्वतंत्रता है इसका संबंध है राज्य के पास लोगों के जीवन को और अधिक समृद्धिपूर्ण बनाने की आशा में हस्तक्षेप करने का अधिकार है, तो पहला सही हो जाएगा। सकारात्मक स्वतंत्रता एवं तात्विक स्वतंत्रता का अर्थ है कि कमजोर वर्गों की सामाजिक एवं और आर्थिक असमर्थताओं को दूर करने के लिए ठोस प्रयास किए जाएं ताकि उनको उनके सुख के साधनों को उपयुक्त अवसर मिले। इस हेतु सामाजिक आर्थिक जीवन के व्यापक नियमन की आवश्यकता थी। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता को राज्य की बढ़ती हुई सत्ता के साथ संगत करने का प्रयास किया जाता है। सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थकों में रूसो, कांट, हीगल, बोश्के, ग्रीन, वार्किरलॉस्की, लियो ट्रासने, कॉफर्सन आदि विचारकों के नाम उल्लेखनीय हैं। नेक्स्ट आते निम्नलिखित में से किसने यह विचार प्रस्तुत किया था कि एक राजनैतिक उपस्कार के रूप में उदार लोकतंत्र शासितों के प्रति शासकों की जवाबदेही को सुनिश्चित करेगा। ये विचार दिया गया था जेरेमी बेंथम के द्वारा। जेरेमी बेंथम के अनुसार एक राजनीतिक उपकरण के रूप में उदार लोकतंत्र शासितों के प्रति शासकों की जवाबदेही को सुनिश्चित करेगा। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, समाजवाद का आशय समानता है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, समाजवाद का आशय निजी संपत्ति का संचय है, गलत हो जाएगा। समाजवाद का आशय प्रतिस्पर्धा का उपनयन है, सही है। और समाजवाद का लक्ष्य पूंजीवाद का उपनयन है, तो ये भी सही हो जाएगा। समाजवाद व्यक्तिवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। यह एक विचारधारा ही नहीं बल्कि प्रगतिशील आंदोलन है। एक आदेश, एक दर्शन, एक धैर्य, एक जीवन प्रणाली है, अतः इसकी एक निश्चित परिभाषा देना कठिन है। समाजवाद की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। समाजवाद का आशय समानता है। समाजवाद का आशय प्रतिस्पर्धा का उपनयन है। समाजवाद का एक लक्ष्य पूंजीवाद का उपनयन है। नेक्स्ट है कथन दिए गए हैं। पहला कथन कहता है कि सत्ता प्रपीड़न का एक उपकरण है और इसका भौतिक प्रभाव है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, सत्ता सहमति पर आधारित होने के बावजूद भी एक और अधिक प्रभावी होती है, तो ये भी सही हो जाएगा। दोनों ही कथन सही हैं। सत्ता किसी व्यक्ति, संस्था, नियम, आदेश का ऐसा गुण है जिससे निर्देश को सही और प्रमाणित मानकर स्वेच्छा से प्रयोग किया जाता है। सत्ता प्रपीड़न का एक उदाहरण है और इसका भौतिक प्रभाव है। सत्ता सहमति पर आधारित होने के बावजूद भी और अधिक प्रभावी होती है, तो ये भी सही है। परिनारीवाद पद निम्नलिखित में से किसकी निर्मित है, तो इसका संबंध है फ्रैंकिश डी यूवॉन से। पारिस्थितिकी नारीवाद पद फ्रैंकिश डी यूवॉन ने दिया था। इन विचारकों के अनुसार पुरुष की शोषणकारी प्रवृत्ति के कारण पृथ्वी और महिला दोनों समान रूप से प्रभावित हैं। इस दर्शन के अनुसार महिलाओं की प्रगति पर्यावरण की महान संरक्षक है। अन्य महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी नारीवाद महिलाएं हैं। वंदना शिवा भारत से हैं। बेगारी मथाई केन्या से हैं। वंदना शिवा जैविक कृषि के लिए नवधान्य आंदोलन चला रही हैं और बेगाई मथाई केन्या की हैं। ग्रीन बेल्ट आंदोलन नोबेल शांति पुरस्कार इनको 2004 में दिया गया था। नेक्स्ट आते हैं हीगल के अनुसार युद्ध की अवस्था राष्ट्र को अपनी व्यक्तिगता के साथ सर्वशक्ति संपन्न दर्शाता है, तो पहला सही हो जाएगा, मतलब डी पहला है। फिर युद्ध किसी व्यक्ति के स्वार्थी अहमवाद को नष्ट करता है, दूसरा हो जाएगा। तीसरा, युद्ध देवी विचार की विडंबना को प्रभावकारी तरीके से प्रदर्शित करता है, तीसरा। चौथा है युद्ध को किसी बुराई के रूप में नहीं बल्कि एक सद्गुण के रूप में समझना चाहिए, तो ये फोर्थ हो जाएगा। DCBA हीगल के अनुसार युद्ध को किसी बुराई के रूप में नहीं बल्कि एक सद्गुण के रूप में समझना चाहिए। युद्ध देवी विचार की विडंबना को प्रभावकारी तरीके से प्रदर्शित करते हैं। युद्ध किसी व्यक्ति के स्वार्थी अहमवाद को नष्ट करता है। युद्ध की अवस्था राष्ट्र को अपनी
वैयक्तिकता के साथ स्वशक्ति संपन्न को दर्शाता है। नेक्स्ट है, भारत ने एक्ट ईस्ट नीति को किस सम्मेलन में घोषित किया था? तो इसको आसियान सम्मेलन 2014 में घोषित किया था। भारत ने एक्ट ईस्ट नीति आसियान सम्मेलन 2014 में घोषित किया। इसे भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ किया गया। इससे पहले लुक ईस्ट पॉलिसी 1991 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव द्वारा प्रारंभ किया गया था। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का उद्देश्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, बहुक्षेत्रीय या बहुपक्षीय स्तरों पर निरंतर जुड़ाव के माध्यम से आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना और एशिया प्रशांत क्षेत्रों के देशों के साथ रणनीतिक संबंध विकसित करना है। इससे पूर्वोत्तर के राज्यों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान की जाती है। नेक्स्ट आते हैं, प्लेटो के द्वारा लिखित पुस्तक एपोलॉजी एक संवाद है। निम्नलिखित में से इस संवाद के कौन से पात्र हैं? तो इसके पात्र हैं सुकरात और उनके अभियोक्ता। द अपोलॉजी सुकरात और उसके अभियोक्ता के बीच संवाद है। इसमें सुकरात पर लगे नास्तिक और युवा को पथभ्रष्ट करने के आरोप और उनका बचाव है। सुकरात के मुकदमे का वर्णन गांधी जी ने सत्यवान नामक एक गुजराती व्यक्ति के रूप में अनुवाद किया है। सत्यवान नामक गुजराती व्यक्ति ने इसका अनुवाद किया है गुजराती में। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित भाषाओं में से शास्त्रीय भाषा परिस्थिति प्रदत्त कौन सी भाषा है? तो शास्त्रीय भाषा में आती हैं तमिल, संस्कृत और कन्नड़। हिंदी नहीं आती। वर्तमान में 6 भाषाओं को वर्ष 2004 से 2014 तक शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्रदान है। तमिल 2004 में आई थी, संस्कृत 2005 में, कन्नड़ 2008 में और तेलुगु भी 2008 में। मलयालम 2013 में और उड़ीसा जो है उड़ीसा की 2014 में स्थापित की गई थी। शास्त्रीय भाषाएं घोषित करने का अधिकार सांस्कृतिक मंत्रालय के पास है। नेक्स्ट आते हैं, व्यक्तिवादी लेखक के मत अनुसार निम्नलिखित में से कौन से प्रकार राज्यों को निष्पादित करना चाहिए? तो राज्यों को जो काम करने चाहिए उसमें आते हैं आंतरिक कानून और व्यवस्था का अनुसरण करना और संपत्ति के संबंध के नियम बनाना नहीं, विदेशी आक्रमण से सुरक्षा करना। इस प्रकार की पारिस्थितिकी समझौते जो कि विधिक रूप से वैध हैं उन्हें लागू करना भी आता है। व्यक्तिवादी लेखकों के मत अनुसार राज्य को निम्न कार्य करने चाहिए। पहला, विदेशी आक्रमण से राज्य और व्यक्तियों की रक्षा करना, संपत्ति की रक्षा करना, ना कि नियम बनाना। व्यक्तियों को झूठे अनुबंधों से रक्षा, ठीक अनुबंधों को तोड़ने वालों से रक्षा। इस प्रकार के पारस्परिक संबंध जो कि विधिक रूप से वैध हैं उन्हें लागू करना। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक वर्णी से संबंधित नहीं है? तो वर्णी ने पुस्तक लिखी फतवाई जहांदारी, तारीख ए फिरोज शाही और जवाबी, लेकिन अकबरनामा अबुल फजल का है। वर्णी के द्वारा लिखी गई पुस्तक हैं फतवा ए जहांदारी, तारीख ए फिरोज शाही, जवाबी, तारीख ए बर्मकियान, हशरतनामा, सलात ए कबीर और नशाए मोहम्मदी। और अकबरनामा है वो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित आयोगों की स्थापना को उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले हमारा दिया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग, स्थापना 1992 में हुई थी 1990 के अधिनियम के द्वारा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी 2004 में। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम की स्थापना ये किया गया है 2007 में। और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी, 93 में हुई थी। तो पहला है राष्ट्रीय महिला आयोग 1992, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 1993, फिर आता है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 2004 और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2007। राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 1993 है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 2004 में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2007 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट आते हैं, भारत में निम्नलिखित का हस्ताक्षरकर्ता बताइए। तो भारत ने हस्ताक्षर किए हैं CEPA पर। CEPA व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता है। यह एक प्रकार का मुक्त व्यापार समझौता है
जिसमें सेवा और निवेश के संबंध में व्यापार और आर्थिक साझेदारी के अन्य क्षेत्रों पर बातचीत करना शामिल है। यह व्यापार सुविधा एवं सीमा शुल्क सहयोग, प्रतिस्पर्धी एवं बौद्धिक संपदा अधिकारियों जैसे क्षेत्रों पर बातचीत करने विचार कर सकता है। भारत ने दक्षिण कोरिया, जापान के साथ CEPA पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट आते हैं, कथन दिए गए हैं। पहला कथन कहता है, ये क्या है? इकोलॉजी। इकोलॉजी शब्द ग्रीक शब्द आइकोस से व्युत्पन्न हुआ है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है, नॉर्वे के दर्शन शास्त्री एनेनेस ने पारिस्थितिकीवाद को सतही और गहन पारिस्थितिकीवाद में विभाजित किया है, तो ये भी सही है। दोनों ही कथन सही हो जाएंगे। इकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द इकोस और लोगस से मिलकर बना है। इकोस का अर्थ होता है घर या रहने वाला स्थान, और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन या चर्चा। अर्थतः शाब्दिक अर्थ में आते पारिस्थितिकी, जीवधारियों और उनके आवास के बीच होने वाले संबंधों का अध्ययन करना। इकोलॉजी शब्द अर्नेस्ट हैकल ने दिया है। नॉर्वे के दर्शन शास्त्री एनेनेस ने पारिस्थितिकी को सतही और गहन पारिस्थितिकी में विभाजित किया है। वर्ष 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कितनी नई भाषाएं सम्मिलित की गई थी? तो इसमें 4 नई भाषाएं सम्मिलित की गई थी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। 92वें संविधान संशोधन 2009 के द्वारा 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को सम्मिलित किया गया था, जो कि हैं बोडो, डोंगरी, डोगी, मैथिली और संथाली। इसके साथ ही संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या बढ़कर 22 हो गई। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य विधानसभा चुनाव में पहली बार मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेलर वीवीपैट प्रयुक्त किया गया था? तो यह नागालैंड विधानसभा चुनाव में पहली बार मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल प्रयुक्त किया गया था। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विचार सिद्धांत चेस्टर बर्नार्ड द्वारा प्रतिपादन किया गया है? जो चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा दिया गया है। प्राधिकार का स्वीकृत सिद्धांत एवं उदासीनता क्षेत्र। दूसरा, अभिधान संस्तुति साम्य और कार्यपालिका के प्रकार, लेकिन अनुबद्ध तर्क संगतता इसके अंतर्गत नहीं आती। चेस्टर बर्नार्ड, जिन्हें लोक प्रशासन में समाज व्यवस्था सिद्धांत का आध्यात्मिक पिता और व्यवहारवादी आंदोलन का जनक माना जाता है। चेस्टर बर्नार्ड के निम्नलिखित सिद्धांत हैं। पहला, प्राधिकार का स्वीकृत सिद्धांत और उदासीनता क्षेत्र। योगदान संस्तुति संतुलन के सिद्धांत, कार्यपालिका के प्रकार और संचार सिद्धांत। नेक्स्ट है, सूचीबद्ध को सूची 2 से मिलाइए, उपबंध और उनकी अनुसूची बताइए। पहले आते हैं जनजातीय क्षेत्र और जनजातियों पर प्रशासन नियंत्रण, ये दिया गया है 5वीं अनुसूची में। फिर आते हैं राजभाषाओं की सूची, ये है 8वीं अनुसूची। फिर सूची, संघ सूची, राज्य सूची, ये 7वीं अनुसूची से संबंधित हैं। संघ राज्य मंत्रियों के द्वारा ली जाने वाली आवश्यक शपथ, ये 30वीं अनुसूची में आते हैं। जनजातीय क्षेत्र और जनजातियों पर प्रशासन और नियंत्रण, ये 5वीं अनुसूची में दिया गया है। राज्य भाषाओं की सूची 8वीं अनुसूची है। सूचियाँ संघ, राज्य और समवर्ती सूची, ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत हैं। संघ राज्य मंत्रियों के द्वारा ली जाने वाली आवश्यक शपथ, ये 30वीं अनुसूची के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट आते हैं, नेतृत्व अन्योन्य उद्देश्य हेतु शिक्षा से संघर्ष करने के लिए लोगों को प्रभावित करने की गतिविधि है। यह किसकी युक्ति है? तो ये है J.R. टेरी की युक्ति। नेतृत्व किसी संगठन के सफलतापूर्वक काम करने या उसके लक्ष्य या उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अनिवार्य है। J.R. टेरी के अनुसार नेतृत्व लोगों को ऐच्छिक रूप से परस्पर उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संघर्ष हेतु लोगों को प्रभावित करने की गतिविधि है। नेक्स्ट आते हैं, आधुनिकता का संशोधनवादी सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया है? तो ये दिया गया है सुदीप्ता कविराज के द्वारा। आधुनिकता का संशोधनवादी सिद्धांत सुदीप्ता कविराज ने दिया है। नेक्स्ट आते हैं, इन राजनीतिक विचारकों का जन्म वर्ष के आधार पर सही अनुक्रम में बताइए। पहले आते हैं, सबसे पुराने तो अरस्तु हैं,
उनके बाद मैकियावेली, फिर हॉब्स, लॉक और फिर लास्ट में रूसो। राजनीतिक विचारक सबसे पहले आते हैं हमारे अरस्तु, जो कि 384 BC के हैं। मैकियावेली 1469 AD से हैं। हॉब्स 1588 AD से। लॉक 1632 AD से। और रूसो 1712 AD से संबंधित हैं। नेक्स्ट आते हैं भारत की विदेशी नीति में 3C फॉर्मूला किस सरकार ने लागू किए हैं? तो ये नरेंद्र मोदी ने लागू किए थे। 3C फॉर्मूला नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लागू किए गए। भारत में विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा 3S फॉर्मूले के आधार पर विदेशी नीतियों को आगे बढ़ाने पर बल दिया गया है। 3C का अर्थ होता है क्रेडिबिलिटी, कैपेबिलिटी और कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ, क्षमता और विश्वसनीयता। नेक्स्ट आते हैं लॉक के राजनीतिक सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, बताइए। तो लॉक ने प्रकृति की अवस्था शांति और पारस्परिक सहयोग की थी, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, संपत्ति का अधिकार समाज से पूर्ण विद्यमान था, तो ये भी सही है। तीसरा, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट श्रृंखला का प्रथम निबंध फिल्मर के खंडन हेतु समर्पित है, तो तीसरा भी सही हो जाएगा। राज्य का अंतिम स्रोत मानव की आत्मरक्षा का अधिकार है, ये गलत हो जाएगा, डी गलत है। लॉक के राजनीतिक दर्शन के संबंध में सही कथन है प्रकृति की अवस्था पारस्परिक सहयोग और शांति की अवस्था है। यह प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनीतिक तो है पर पूर्व सामाजिक नहीं है। संपत्ति का अधिकार समाज से पूर्ण विद्यमान है। टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट 1689 में सामाजिक समझौते का वर्णन किया गया है। यह पुस्तक दुनाली बंदूक की तरह होती है, जिसकी एक नाली का मुख रॉबर्ट फिल्मर की दैवित्व सत्ता और दूसरी नली का मुख हॉब्स की निरंकुश सत्ता के खिलाफ है। राज्य का अंतिम स्रोत मानव की आत्मरक्षा का अधिकार है। यह विचार लॉक का नहीं बल्कि यह विचार हॉब्स का है। नेक्स्ट आते हैं किसने कहा था कि आप चाहें इसे संघीय संविधान या एकात्मक संविधान या किसी अन्य नाम से संबोधित करें, इससे संविधान के उद्देश्य में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कहा था राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान के संबंध में कहा था कि आप चाहें इसे संघीय संविधान, एकात्मक संविधान या किसी अन्य नाम से संबोधित करें, इससे संविधान के उद्देश्य में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अन्य महत्वपूर्ण कथन में आते हैं यदि लोग योग्य, चरित्रवान, ईमानदार हैं तो भी एक बुरे संविधान को भी अच्छे उत्तम संविधान बना सकते हैं। यदि उनकी गुणों का अभाव होता है तो संविधान देश की सहायता नहीं कर सकता। ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट है निष्क्रिय प्रतिरोध एवं सत्याग्रह के बारे में कौन सा सही है, बताइए। तो निष्क्रिय प्रतिरोध सत्याग्रह का समानार्थी है, गलत हो जाएगा। निष्क्रिय प्रतिरोध शारीरिक शक्ति से भयभीत नहीं होता, जबकि सत्याग्रह शारीरिक बल से भयभीत होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सक्रिय प्रतिरोध व्यवहार में नकारात्मक होता है, जबकि सकारात्मक नैतिकता है, तो ये सही है। सक्रिय प्रतिरोध कमजोर वर्गों का अस्त्र है। सत्याग्रह का आशय कभी भी विरोधी को आतंकित करना नहीं है, तो ये भी सही हो जाएगा, सी और डी सही है। सत्याग्रह से हिंसा मूलक तत्व है जिसका परित्याग नहीं होता, जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध में हिंसा मजबूरी का नाम होता है। सत्याग्रही स्वयं कष्ट उठाता है, जबकि दूसरे में शत्रुओं को परेशान करने का भाव होता है। सत्याग्रह सकारात्मक और रचनात्मक होता है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध नकारात्मक और ध्वंसात्मक द्वैध आधारित होता है। निष्क्रिय प्रतिरोध एक राजनीतिक हथियार है, जबकि सत्याग्रह आध्यात्मिक और नैतिक शस्त्र। निष्क्रिय प्रतिरोध सकारात्मक है, जबकि सत्याग्रह गत्यात्मक है। निष्क्रिय प्रतिरोध क्या है, सत्तात्मक, और जबकि जो सत्याग्रह है वो गत्यात्मक है। सत्याग्रह वीरों का हथियार है और निष्क्रिय प्रतिरोध निर्बलों का। संसद में पहला लोकपाल विधेयक किस वर्ष पेश किया गया था, तो इसको 1968 में पेश किया गया था। संसद में पहली बार लोकपाल विधेयक 1968 में पेश किया गया था। नेक्स्ट है अरविंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, बताइए।
पहला, वे राष्ट्र राज्य सिद्धांत को व्यवस्थित करते हैं या व्याख्यायित करते हैं, तो पहला गलत हो जाएगा। वे आध्यात्मिक राष्ट्रवाद को व्याख्यायित करते हैं, तो बी सही है। तीसरा, वे राष्ट्रवाद को धार्मिक आकांक्षाओं और नैतिक अभिवृत्ति के रूप में मानते हैं, तो सी भी सही हो जाएगा। बी और सी सही हैं। श्री अरविंदो भारतीय पुनर्जागरण और भारतीय राष्ट्रवाद की एक महान विभूति हैं। अरविंदो घोष आध्यात्मिक राष्ट्रवाद को व्याख्यायित करते हैं। वे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। वे राष्ट्रवाद को धर्म और आध्यात्म से जोड़ते हैं। अरविंदो के अनुसार राष्ट्रवाद एक धर्म है जो ईश्वर के यहाँ से भारत आया और स्वयं ईश्वर इसका मार्गदर्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट है, यह कथन किसका है कि राजनैतिक संस्कृति की अवधारणा व्यक्तिक अभिविन्यास के 3 घटकों को सम्मिलित करता है। तो ये इसमें आते हैं संज्ञानात्मक अभिविन्यास, भावनात्मक अभिविन्यास और मूल्यांकन परख। इनका संबंध है आमंड और पोवेल से। आमंड और पोवेल ने राजनैतिक संस्कृति की अवधारणा व्यक्तिक अभिविन्यास के 3 घटकों को सम्मिलित किया है। संज्ञानात्मक अभिविन्यास, इसका अर्थ यह है कि एक व्यक्ति को अपने राजनैतिक तंत्र के संबंध में कितना ज्ञान और उसमें कितना विश्वास है। भावात्मक अभिविन्यास, इसमें राजनीतिक तंत्र राजनीतिक विषयों के संबंध में वृद्धि के स्थान पर भावनाओं की प्रधानता होती है, अर्थात एक व्यक्ति का राजनीतिक तंत्र से अलगाव और परिवार के प्रति निष्ठा आदि। तीसरा, मूल्यांकन परख, इसका अभिप्राय है राजनीतिक तंत्र इसके विभिन्न घटकों के विषय में उनके गुण अवगुण का आधार पर एक व्यक्ति का मत तथा निर्णय, जैसे सरकार की कार्यकुशलता, किसी राजनीतिक संस्था की उपयोगिता, शासन में भ्रष्टाचार आदि के विषय में मत एवं निर्णय है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। पहला, भारत का निर्वाचन आयोग राज्य विधानसभाओं के चुनाव आयोजित कराता है, तो सही हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत और जो नगर पालिका निकाय हैं उनके चुनाव आयोजित कराता है, बी भी सही हो जाएगा। यदि राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में किसी प्रकार का विवाद होता है तो निर्वाचन आयोग का निर्णय अंतिम होगा, ये गलत है। निर्वाचन आयोग मतदान, मतगणना और चुनाव परिणाम की घोषणा के प्रति उत्तरदायी होता है, ये भी सही है। भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य और शक्तियाँ, भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के लिए चुनाव निर्वाचन आयोग कराता है। यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में किसी प्रकार का विवाद होता है तो वे सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है। निर्वाचन आयोग मतदान, मतगणना और चुनाव परिणाम की घोषणा के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों और नगरपालिका निकायों के चुनाव आयोजित कराता है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। हेनरी किसिंगर का संबंध है ट्रेडिशनल अप्रोच टू फॉरेन पॉलिसी। केनेथ वाल्टस का संबंध है मैन द स्टेट एंड वॉर से। अमिताभ आचार्य का संबंध है मल्टीप्लेक्स ऑर्डर से। और जोसेफ एस ने का संबंध है द फ्यूचर ऑफ पावर से। फ्यूचर ऑफ पावर से रा। हेनरी किसिंगर का संबंध है ट्रेडिशनल अप्रोच टू फॉरेन पॉलिसी। केनेथ वाल्टस का संबंध है मैन द स्टैंड एंड वॉर से। अमिताभ आचार्य का संबंध है मल्टीप्लेक्स ऑर्डर से। और जोसेफ एस ने का संबंध है द फ्यूचर ऑफ पावर से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में गठित किया गया था संथानम समिति के आधार पर। केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC की स्थापना 1964 में संथानम समिति की सिफारिशों के तहत हुई। इसे 2003 में PVC अधिनियम में वैधानिक अधिकार प्राप्त हुए। केंद्रीय सतर्कता आयोग की परिकल्पना शासन में भ्रष्टाचार को रोकने और अपने दुर्भावनापूर्ण कार्यों के लिए सिविल सेवकों को जिम्मेदार ठहराने के लिए की गई थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग किसी भी कार्यकारी प्राधिकरण से नियंत्रण से मुक्त है। केंद्र सरकार के तहत सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है और केंद्र सरकार के संगठन में विभिन्न अधिकारियों को उनके सतत कार्यों की योजना बनाने, क्रियान्वित करने
समीक्षा करने और सुधार करने की सलाह देता है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है बताइए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में है, सही हो जाएगा। WHO लंदन में नहीं बल्कि जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय रोम में है, ये भी सही है। IAEA ये न्यूयॉर्क में नहीं है बल्कि वियना में है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में है, WHO जिनेवा में है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय रोम में है, IAEA ये वियना में है। नेक्स्ट आते हैं ऑथर और उनकी बुक। पहले आती हैं लेखक फ्रैंकिशन आर फैकेल और MSA राव, ये डोमिनेंस एंड स्टेट पावर इन मॉडर्न इंडिया से संबंधित हैं। रोडोल्फ एंड रोडोल्फ का संबंध है द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन से। आशुतोष वैष्णव का संबंध है वेटल हाफ वन से, वेटल हाफ। नेक्स्ट आते हैं सुदीप्ता कविराज, इनका संबंध है द स्ट्रेटेजिक ऑफ इंडियन स्टेट। फ्रैंकिसन आर फ्रैंकली और MSA राव का संबंध है डोमिनेंस एंड स्टेट पावर इन मॉडर्न इंडिया से। रोडोल्फ एंड रोडोल्फ का संबंध है द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन से। आशुतोष वैष्णव का संबंध है वेटल्स ऑफ वन से। और सुदीप्ता कविराज का संबंध है द स्ट्रेटेजिक ऑफ इंडियन स्टेट से। नेक्स्ट है नवलोक प्रशासन की संकल्पना का उत्थान वृद्धि निम्नलिखित में प्राप्त की जा सकती है। तो पहला, लोक सेवाओं हेतु उच्च शिक्षा पर हनी प्रतिवेदन 1967। दूसरा, मुनरो बुक सम्मेलन 1988 में नहीं हुआ था। लोक प्रशासन के सिद्धांत एवं व्यवहार पर फिलाडेल्फिया सम्मेलन 1967। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाइम टर्बुलेंस 1971, अशांति काल में लोक प्रशासन, ये भी सही हो जाएगा। नवीन लोक प्रशासन की संकल्पना का उत्थान वृद्धि निम्नलिखित तथ्यों से की जाती है। वर्ष 1967 में लोक सेवाओं के लिए उच्चतर शिक्षा पर हनी रिपोर्ट, इसकी अध्यक्ष जॉन सी हनी थी। 1967 का फिलाडेल्फिया सम्मेलन, जिसकी अध्यक्षता जेम्स सी चार्ल्स वर्थ ने की थी। यह सम्मेलन में कहा गया था कि राजनीतिक विज्ञान लोक प्रशासन के मध्य विरोधाभास नहीं है। वर्ष 1971 वाल्डो के संपादन में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाइम ऑफ टर्बुलेंस का प्रकाशन किया गया। मुनरो बुक सम्मेलन 1968 में संपन्न हुआ था। इस सम्मेलन में युवा प्रतिभागियों ने भाग लिया और लोक प्रशासन में नए तथ्य जोड़े गए थे। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मैकियावेली द्वारा नहीं लिखी गई है। मैकियावेली ने आर्ट ऑफ वार लिखा है, द डिस्कोर्स ऑन लिवी लिखा है, डिस्कोर्स ऑन इनइक्वलिटी इनकी पुस्तक नहीं है, और द प्रिंस भी मैकियावेली की पुस्तक है। डिस्कोर्स ऑन इनइक्वलिटी 1755 में लिखी गई मैकियावेली की पुस्तक नहीं है बल्कि जे रूसो ने लिखी थी। मैकियावेली के द्वारा लिखी गई पुस्तकों के नाम है आर्ट ऑफ वार, द डिस्कोर्स ऑन लिवी, द प्रिंस और मैकियावेली। नेक्स्ट आते हैं, नौकरशाह परिवर्तन के प्रतिरोधी होती हैं। इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है। तो इनको रॉबर्ट के मार्टन 1957 में इसका प्रतिपादन किया गया था। नौकरशाही परिवर्तन के प्रतिरोधी होते हैं, इस सिद्धांत के प्रतिपादक रॉबर्ट के मर्टन हैं 1957। नेक्स्ट हो जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित बताइए। पहले आते हैं ONGC विदेश, ये दक्षिण चीन सागर से संबंधित है। सैन्य शक्ति राष्ट्रीय शक्ति के तत्व हैं, ए और सी सही हो जाएगा। ONGC विदेश, ये दक्षिण चीन सागर से संबंधित है। आतंक के विरुद्ध युद्ध USA से संबंधित है। सैन्य शक्ति, ये राष्ट्रीय शक्ति के तत्व हैं। और द साइलेंट स्प्रिंग का संबंध है रशल कार्सन से। नेक्स्ट आते हैं, ऑरेंज रेवोल्यूशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जो ऑरेंज रेवोल्यूशन है इसका संबंध है यूक्रेन से। वर्ष 2004 में यूक्रेन ने लोकतंत्र की बहाली ऑरेंज क्रांति के द्वारा की। प्यूरिटन क्रांति 1649 में हुई थी इंग्लैंड में। गौरवमयी क्रांति 1688 में हुई इंग्लैंड में। अमेरिका की क्रांति 1776 में हुई थी अमेरिका में। और वाल्सेविक क्रांति 1917 में हुई थी रूस में।
गुलाबी क्रांति तुशनिशिया में हुई थी और चमेली क्रांति ये मिस्र में हुई थी। नेक्स्ट आते हैं द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है, तो इनका नाम है एडवर्ड वेल्डो का संबंध है द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक हैं एडवर्ड वाल्डो। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। पहला, नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधा 1966 में, बाल अधिकार अभिसमय 2000 में, तो ए और सी सही हो जाएगा। नागरिक राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधा 1966 में दी गई थी। दिव्यांग जन अधिकार अभिसमय 2008 में आया था। बाल अधिकार अभिसमय 1989 में आया। आर्थिक सामाजिक अधिकारों पर वैकल्पिक प्रोटोकॉल ये 2008 में आया था। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित को उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले हम जमाते हैं जो हमारा लाहौर घोषणा है ये हुई थी 1999 में। आगरा समिट 2001 में हुई। शिमला समझौता 1972 में हुआ था और सिंधु जल संधि ये 1960 में हुई थी। तो सबसे पहले यही आएगी, सिंधु जल संधि 1960, शिमला समझौता 1962, फिर लाहौर घोषणा 1999 और आगरा समिट 2001। तो सिंधु जल संधि 1960 में हुई थी, शिमला समझौता 1972 में हुई, लाहौर घोषणा 1999 में और आगरा समिट 2001 में। नेक्स्ट आते हैं भारत में पंचायती राज हेतु गठित समितियों के सही अनुक्रम को उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आते हैं बलवंतराय मेहता समिति। इनकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में। फिर अशोक मेहता समिति 1977, फिर GV राव समिति, फिर आती है सिंघवी समिति। बलवंतराय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, GV राव समिति 1985 और LM सिंघवी समिति 1986। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन से डिजिटल भारत के 9 स्तंभों में शामिल किया गया है? तो डिजिटल भारत के 9 स्तंभों में शामिल किया गया है सभी के लिए सूचना, शीघ्र फसल कार्यक्रम और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण। डिजिटल भारत कार्यक्रम 2015 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य भारत को एक ज्ञान भविष्य के लिए तैयार करना है। डिजिटल भारत के 9 स्तंभ निम्न हैं। पहला, ब्रॉडबैंड हाईवे, मोबाइल कनेक्टिविटी तक सार्वभौमिक पहुंच, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम, ई गवर्नेंस प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार में सुधार, ई क्रांति सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी, सभी के लिए सूचना, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण, नौकरियों के लिए IT और अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम, शीघ्र फसल कार्यक्रम। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित को उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आते हैं ऑरेंज रिवॉल्यूशन, फिर उसके बाद आता है रूस जॉर्जिया युद्ध, फिर आते हैं यूरोमेडन रिवॉल्यूशन और फिर आता है रूस यूक्रेन युद्ध। सबसे पहले होती है ऑरेंज रिवॉल्यूशन, फिर उसके बाद होता है रूस जॉर्जिया का युद्ध, फिर होता है यूरोमेडन रिवॉल्यूशन और फिर होता है रूस यूक्रेन युद्ध। नेक्स्ट आते हैं पुस्तकें और उनके लेखक बताइए। पहले आता है हिंदुत्व, ये सावरकर के द्वारा लिखी गई है, VD सावरकर ने लिखी है। अ पॉली फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, इसका संबंध है जयप्रकाश नारायण से। कहाँ है? जयप्रकाश नारायण से संबंधित है। मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म जो पुस्तक है वो लिखी गई है राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा। और कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट जो पुस्तक है वो भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा लिखी गई है। हिंदुत्व सावरकर के द्वारा लिखी गई है। अ पॉली फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स जयप्रकाश नारायण की है। मार्क्स, गांधी एवं सोशलिज्म ये राम मनोहर लोहिया की है। कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट ये VR अम्बेडकर जी की पुस्तक है।
नेक्स्ट आते हैं पुस्तकें और उनके विचारक बताइए। पहली आती है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, इनका संबंध है जॉन स्टुअर्ट मिल से। आउटलाइंस ऑफ द फिलॉसफी ऑफ राइट का संबंध है फ्रेडरिक हीगेल से। द जर्मन आइडियोलॉजी का संबंध है कार्ल मार्क्स के। और लेटर ऑन टॉलरेशन का संबंध है जॉन लॉक से। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का संबंध है जॉन स्टुअर्ट मिल से। आउटलाइंस ऑफ द फिलॉसफी ऑफ राइट का संबंध है फ्रेडरिक हेगेल से। द जर्मन आइडियोलॉजी का संबंध है कार्ल मार्क्स से। और लेटर ऑन टॉलरेशन का संबंध है जॉन लॉक से। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन द आइडियल ऑफ नेशनलिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो इस पुस्तक के लेखक ऑप्शन ही नहीं दिया है, हैंस कोहन है। द आइडियल ऑफ नेशनलिज्म जो पुस्तक है इसके लेखक हैं हंस कोहन। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। शताब्दी विकास लक्ष्य गरीबी और भूख से संबंधित है। मार्शल योजना का संबंध है यूरोपीय पुनरुत्थान से। 77 समूह का संबंध है नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से। और गेट का संबंध है विश्व व्यापार संगठन से। शताब्दी विकास लक्ष्य का संबंध है गरीबी भूख से। मार्शल योजना का संबंध है यूरोपीय पुनरुत्थान से। 77 समूह का संबंध है नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से। और गेट का संबंध है विश्व व्यापार संगठन से। नेक्स्ट आते हैं उदार लोकतंत्र के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत सही है बताइए। तो उदार लोकतंत्र में सबसे पहले आते हैं सहमति आधारित सरकार। दूसरा लोक जवाबदेही। तीसरा समाजवाद हेतु उपयुक्त नहीं है बल्कि संवैधानिक सरकार होती है। उदार लोकतंत्र के संबंध में सही है व्यक्ति एक राजनीतिक विवेकशील प्राणी है। इसी दृष्टि से सभी व्यक्ति समान हैं। शासन का संचालन जनता द्वारा होना चाहिए क्योंकि शासन में हिस्सा लेने से व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास होता है। सरकार का आधार जनता की इच्छा और सहमति है। लोकतंत्रीय सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। सरकार का स्वरूप संवैधानिक होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं पंडित रमाबाई ने अपना शारदा सदन या शिक्षा गृह किस वर्ष खोला था। तो इन्होंने 1889 में स्थापित किया था। पंडित रमाबाई कर्नाटक तात्कालिक मैसूर रियासत के मंगलोर जिले में पैदा हुई। एक भारतीय विदुषी समाज सुधारक महान नारीवादी थी। 1889 में वे अमेरिका से भारत लौटे तथा इसी वर्ष इन्होंने उच्च जाति की विधवाओं हेतु मुंबई में शारदा सदन शिक्षा का घर स्थापित किया। बाद में इस संस्था को पूना ले गई। वहां वे पुनः हिंदू समाज के रूढ़िवादी तथ्यों एवं लोकमान्य तिलक की कड़ी आलोचना का शिकार हुई। नेक्स्ट आते हैं कथन बताइए। पहला कथन कहता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर और गांधी पहली बार शांति निकेतन में मिले थे, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा रविन्द्रनाथ टैगोर और गांधी पहली बार गुरुकुल कांगड़ी में मिले थे, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा गलत है, पहला सही है। टैगोर और गांधी पहली बार शांति निकेतन में मिले थे। नेक्स्ट आते हैं द राइट्स ऑफ मैन पुस्तक के लेखक कौन है। तो इनका नाम है थॉमस पेन। द राइट ऑफ मैन पुस्तक 1791 में थॉमस पेन के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से सुमेलित बताइए। ऑपरेशन राहत का संबंध है यमन से। ऑपरेशन वंदे भारत मिशन श्रीलंका से नहीं है। ऑपरेशन मैत्री ये नेपाल के साथ होता है। और ऑपरेशन सुकून ये इराक के साथ नहीं होता। ए और सी सही है। ऑपरेशन राहत यमन से है। वंदे भारत मिशन भारत से संबंधित है। ऑपरेशन मैत्री का संबंध है नेपाल से। और ऑपरेशन सुकून का संबंध है लेबनान से। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से किस वर्ष में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई थी। तो इसको स्टार्ट किया गया था 2015 में। योजना का मुख्य उद्देश्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हरियाणा से शुरू की गई। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। लिंग आधारित चयन पर रोकथाम है। महिलाओं के अस्तित्व एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। महिलाओं के लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था और उनकी जन भागीदारी को सुनिश्चित करना है। और जो बालिकाएं हैं उनके अधिकारों की रक्षा करना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से प्रकार नगर पालिकाओं हेतु भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में अधिकथित हैं।
12वीं अनुसूची में शहरी गरीबी उन्मूलन है, आर्थिक सामाजिक विकास हेतु नियोजन है और सड़क हेतु और सेतु से संबंधित है ना, ABC सही हो जाएगा। लोक सेवाएं इसमें शामिलित नहीं की गई हैं। 12वीं अनुसूची का संबंध नगर निगम से है। निम्नलिखित कार्य नगर पालिका हेतु 12वीं अनुसूची में अधिक कथित है। पहला, शहरी गरीबी का उन्मूलन करना, आर्थिक सामाजिक विकास हेतु नियोजन करना, सड़क और सेतु का निर्माण करना। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के लिए 18 विषय शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट आते हैं नियो कॉलोनिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म नामक जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये क्वेश्चन निरस्त कर दिया गया था। नेक्स्ट आते हैं, 2 कथन दिए गए हैं, कथन कारण। पहला कथन कहता है कि प्राधान्यवाद आधिपत्यवाद प्रमुख सत्ता द्वारा विनियमित प्रणाली है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, यथार्थवादी सिद्धांत से इसका तात्पर्य किसी बड़ी शक्ति द्वारा अन्य राज्यों में नेतृत्व से लेकर प्रभुत्व तक अपना प्रभाव स्थापित करने से है, तो ये भी सही हो जाएगा और RA की सही व्याख्या भी करता है। प्राधान्यवाद आधिपत्यवाद प्रमुख सत्ता द्वारा विनियमित प्रणाली है। यथार्थवादी सिद्धांत से इसका तात्पर्य किसी बड़ी शक्ति द्वारा अन्य राज्यों में नेतृत्व से लेकर प्रमुख तक इसका प्रभाव स्थापित करने से है। कथन कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट आते हैं गद्यांश, फिर से संबंधित प्रश्न। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% है। इसमें जो पुरुष साक्षरता है वो 82.14% और महिला साक्षरता 65.46% है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022 से 27 के लिए प्रौढ़ शिक्षा हेतु नव भाव साक्षरता कार्यक्रम के नाम से अभिहित एक नई योजना स्वीकृत की है। एक प्रगतिशील कदम के रूप में वर्तमान सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा पद को सभी के लिए शिक्षा पद से प्रतिस्थापित करने का फैसला लिया है। बुनियाद परक साक्षरता एवं संख्या जो कि 21वीं सदी के किसी नागरिक के लिए आवश्यक अन्य घटकों के साथ साथ प्रदान करना योजना का मुख्य उद्देश्य है। योजना स्वयं सेवावाद के साथ ऑनलाइन साधक के माध्यम से क्रियान्वित होगी। जनगणना 2011 के अनुसार 15 वर्षों की आयु इससे ऊपर की आयु समूह के लिए देश के गैर साक्षरों की निरपेक्ष संख्या 25.76 करोड़ है। इसमें महिलाएं 16.60 करोड़। यह योजना देश के सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में 15 वर्ष और इससे ऊपर की आयु के गैर साक्षरों का आच्छादित करेगी। आधार और मोबाइल नंबर के साथ पंजीयन के माध्यम से NIC, NCE और NIOS के सहयोग से ऑनलाइन शिक्षण अभिगम आकलन पद्धति का प्रयोग कर वित्तीय वर्ष 2022 से 2027 के लिए बुनियाद परक साक्षरता और संख्या का लक्ष्य प्रतिवर्ष 1 करोड़ है। इस योजना में लड़कियां, महिला, SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, दिव्यांगजन, हाशिए पर लोग, यायावर, निर्माणक कार्यकर्ता, श्रमिक इत्यादि को प्राथमिकता दी जाएगी जो कि प्रौढ़ शिक्षा से पर्याप्त तरीके और तात्कालिक रूप से लाभान्वित हो सकते हैं। नीति आयोग के सभी आकांक्षी जिले राष्ट्रीय राज्य औसत से कम साक्षरता दर वाले जिले वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 60% से कम महिला साक्षरता दर वाले जिले पर क्षेत्रवार ढंग से ध्यान दिया जाएगा। योजना के क्रियान्वयन एवं लाभार्थी शिक्षक अध्यापकों को सर्वेक्षण संचालित करने हेतु विद्यालय इकाई होगी। वित्तीय वर्ष 2022 से 27 के लिए नवभार साक्षरता कार्यक्रम हेतु प्रकलित परिव्यय 1037.90 करोड़ रुपए है। इसमें केंद्र का साझा किया जाने वाला हिस्सा 700 करोड़ रुपए है और बाकी धनराशि राज्यों द्वारा साझा की जाएगी। प्रश्न है इसमें, जनगणना 2011 के अनुसार 15 वर्ष और उसके ऊपर की आयु वाले देश के गैर साक्षर पुरुष को जो निरपेक्ष संख्या है वो कितनी है, तो ये है 9.08 करोड़। 15 वर्ष और उससे ऊपर की आयु वाले देश के गैर साक्षरों की संख्या है 9.08 करोड़।
नेक्स्ट आते हैं, फिर से गद्यांश पढ़ना है और फिर उनके उत्तर देने हैं। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित को पढ़िए और उन पर आधारित 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक तो था, इसका क्वेश्चन है, लाभार्थी और जो शैक्षिक अध्यापकों हेतु सर्वेक्षण संचालित करने के लिए कौन सी एक इकाई होगी? तो इनके लिए जो सर्वेक्षण संचालित करेगी उस इकाई का नाम है विद्यालय। योजना के क्रियान्वयन और लाभार्थी एवं शैक्षिक अध्यापकों के सर्वेक्षण संचालित करने हेतु विद्यालय इकाई होगी। नेक्स्ट है, कौन से आयु समूह इस योजना के अंतर्गत रखे गए हैं? तो इसमें 15 वर्ष और उसके ऊपर की आयु के गैर साक्षर लोगों को इसके अंतर्गत रखा गया है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022 से 27 के लिए पूर्ण शिक्षा हेतु नव भारत साक्षरता कार्यक्रम नाम से अभिहिता एक नई योजना स्वीकृत की है। यह योजना देश के सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 45 वर्ष और उसके ऊपर की आयु के गैर साक्षरों को आच्छादित करेगी। नेक्स्ट है, बुनियाद परक साक्षरता संख्या न्यूमेरिसी के 5 करोड़ के लक्ष्य को कितने वर्षों में पूर्ण किया जाएगा? तो इसको 5 वर्षों में पूर्ण किया जाएगा। बुनियाद परक साक्षरता और संख्या न्यूमेरिसी के 5 करोड़ के लक्ष्य को 5 वर्षों में पूर्ण किया जाएगा। इस योजना में कितनी धनराशि राज्यों द्वारा दी जाएगी? तो इसमें राज्य के द्वारा दी जाएगी 337.90 करोड़ रुपए। नेक्स्ट गद्यांश पढ़िए, वो ही है इसका उत्तर। राजनीतिक सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, बताइए। राजनीतिक सिद्धांत में सही है, राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन के संदर्भ में सामान्यीकृत कथन है। राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में राजनीतिक सिद्धांत का अग्रणी स्थान है। इसका विकास मानव के उत्तम जीवन की तलाश के साथ गहन रूप से जुड़ा हुआ है। राजनीतिक सिद्धांत सामूहिक जीवन की स्थितियों से संबंधित है। यह एक तरफ सामाजिक संबंधों के निर्देश हेतु नियमों की एक व्याख्या प्रदान करता है और वहीं दूसरी ओर सरकार के विकास, प्रकृति, आवश्यकता और उद्देश्य का अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, बताइए। पहला, राजनीतिक सिद्धांत न केवल राज्य एवं राजनीतिक जो संस्थान है उनके संदर्भ में व्याख्या, विवरण एवं निर्धारण में बल्कि उनके नैतिक दार्शनिक उद्देश्य में मूल्यांकन में भी शामिल है। तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, सिद्धांत सुव्यवस्थित ज्ञान होता है। यह मनुष्य का बौद्धिक एवं नैतिक सर्जन है। तो ये भी सही हो जाएगा, नैतिक सर्जन होता है। नेक्स्ट है, यह राजनीतिक वास्तविकता का वर्णन करता है और आचरण के नियमों को निर्धारित करता है जो सभी के लिए अच्छे जीवन को सुरक्षित करेगा। नेक्स्ट आता है, राजनीतिक सिद्धांत पृथक में विकसित होता है। तो ये गलत हो जाएगा, डी गलत है और सभी सही हैं। नेक्स्ट है, राजनीतिक सिद्धांत निम्नलिखित से संबंधित राजनीतिक सिद्धांत हैं। इनका संबंध है दार्शनिक और अनुभवजन पदों से। राजनीतिक सिद्धांत एक वैचारिक ढांचे की रूपरेखा तैयार करता है जिसके द्वारा ज्ञान का संश्लेषण होता है। विभिन्न सिद्धांतों का संकल्पनाओं के साथ विभिन्न प्रकार का संबंध है। जैसे वे जिस प्रकार की समस्या को अधिक गंभीर मानते हैं, परिणाम स्वरूप उनके समाधान निर्धारण में भी अंतर उत्पन्न होता है क्योंकि वे अनुभवजन एवं नैतिक दोनों कथनों को समाहित करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो यह समाज के मूल्यों का अध्ययन करता है, सही है। यह राजनीतिक वास्तविकता का अध्ययन करता है, ये भी सही है। यह राजनीतिक व्याख्या, ये जो व्यवस्था है उनके लाभों का परीक्षण करता है, सही है। यह संकल्पनाओं और राजनीतिक सिद्धांतों के संबंधों का अध्ययन नहीं करता,
ये गलत हो जाएगा। राजनीतिक सिद्धांत, यह समाज के मूल्यों का अध्ययन करता है। यह राजनीतिक वास्तविकता का अध्ययन करता है। यह राजनीतिक व्याख्या या जो व्यवस्था है उनके लाभ का परीक्षण करता है। यह संकल्पना राजनीतिक सिद्धांतों के संबंध का अध्ययन करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताइए। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य समाज को समझना, उसकी व्याख्या करना मात्र नहीं है, बल्कि समाज के बदलाव हेतु मार्ग और साधनों का ही माध्यम प्रदान करना है। तो ये सही हो जाएगा। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य समाज को समझना, उनकी व्याख्या करना मात्र नहीं, बल्कि समाज के बदलाव हेतु मार्ग और साधनों का माध्यम प्रदान करना है। इसके साथ ही हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आज का वीडियो भी। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे दिसंबर 2022 के प्रश्न पत्र को। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।